बच्चों, आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं बच्चों। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था बच्चों। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको, और वो होमवर्क आपको याद होगा O2 प्लस O2 माइनस इसका एमओ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था और बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ बनाया होगा। मैं फिर भी आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अरेंज करने को कहा था बच्चों। तो आपको मैं फिर से O2 का बना के दिखा रहा हूँ। आपको याद होगा ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चों, 1s2, 2s2, 2p4 होता है। पहले हम ऑक्सीजन का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन का ड्रॉ करके उसी से हम लोग सारे डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको बेसिक ऑक्सीजन का ड्रॉ करने आता है तो बाकी अपने आप जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो O2 में आपको पता है 1s और 2s का डायग्राम, 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से ओवरलैप करेगा, 2p से ओवरलैप करेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम 2p का डायग्राम बना दे रहे हैं। 1s 2s का डायग्राम आपको बनाने आ गया होगा। अब मैं आपको 2p का डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। आपको याद होगा कि हमने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपको pz को बाहर लेना है, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के केस में बच्चों हमको क्या लेना है, pz को अंदर लेना था। अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है बच्चों। इसमें pz ओवरलैप किया है तो क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा 2pz, और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है। और फिर जो है मैंने कहा था कि 2 पाई ऑर्बिटल बनेगा ऊपर की तरफ और अंदर में ही बनेगा, और 2 पाई ऑर्बिटल नीचे बनेगा px और py की वजह से। और मैंने कहा था कि ये जो होगा पाई 2px होगा बच्चों, और ये क्या होगा बच्चों, पाई 2py होगा, ठीक है। और ये क्या होगा मेरे बच्चों, पाई स्टार 2px, और ये क्या होगा बच्चों, पाई स्टार 2py, ठीक है। अब आपको मालूम है ऑक्सीजन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, p में, दोनों p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ऑक्सीजन का ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, फिर उसी में मैं आपको सारे मॉलिक्यूल्स का O2 प्लस का, O2 प्लस का बना के दिखा दूंगा, और इसी टेक्निक से आपको फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, 4 इधर से आ रहा, 4 उधर से आ रहा। तो अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया है, ठीक। उसके बाद फिर 1 2, फिर क्या हुआ 3 4 5 6, जब तक पेयर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ 6 7 हो गया, 7 8 हो गया। तो ये आपको O2 का मैंने डायग्राम बना के दिखाया भी था बच्चों। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे बच्चों, 6 - 2, क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है विदाउट स्टार वाले, और 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है स्टार वाले। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया था बच्चों, 2 आ गया था बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसी मॉलिक्यूल्स पे हम फर्दर इसी डायग्राम पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब O2 प्लस है, इसका क्या मतलब होगा बच्चों, O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब इससे हट चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक तरफ एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो अब कितना हो गए, 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब इधर से हटेगा इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन अब 4 3 7 ही बच गया। तो अब इलेक्ट्रॉन को हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, ऊपर से हटाना शुरू करेंगे, फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बच्चों। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। आई बात समझ में, ठीक। अब आइए O2 2 प्लस का देख लेते हैं बच्चों। तो O2 2 प्लस का मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है O2 मॉलिक्यूल से। तो एक ऑलरेडी हम हटा ही चुके हैं, एक और इधर से हटा दे रहे हैं। तो अब बताओ क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 3 6। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी हटाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और हमने हटा दिया। तो अब बताओ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, और एंटी बॉन्डिंग 0 हो गया।
डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, O2 का 2 हो गया, O2 प्लस का 2.5 हो गया और O2 2 प्लस का 3 हो गया। O2 प्लस का 2.5 है, O2 2 प्लस का 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ O2 प्लस O2 2 प्लस, तो इसका 2 हो गया, इसका 2.5 हो गया और इसका 3 हो गया। तुम एक चीज़ नोट करो बच्चों, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मैं आपको आप देखते हैं O2 माइनस का, O2 2 माइनस का, तो हमको पता चल जाएगा। अब देखो O2 माइनस का क्या मतलब होता है कि पहले तो O2 को नॉर्मल कर दो वापस, ठीक है, और O2 2 माइनस का मतलब O2 1 माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और सरप्लस देना पड़ेगा, तो किसी एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया है। तो 4 4 8 था पहले, अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो कितना हो गया 8 और 4 4 8, एक एक्स्ट्रा हो गया तो 9 हो गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो O2 माइनस का क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। अब तुमने एक बात नोट किया क्या कि जब प्लस चार्ज बढ़ रहा था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, और जब माइनस चार्ज आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं O2 2 माइनस का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5 आ गया बच्चों। अब O2 2 माइनस का अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। तो पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑलरेडी हमने कर ही दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी अब कितना हो गया 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम लोग 9, तो 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आके भर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो O2 2 माइनस का बच्चों, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। दिख रहा है 6 माइनस 4 यानी 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ठीक, तो अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने को कहें बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम करेंगे, तो सबसे लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा O2 2 माइनस का होगा, फिर किसका होगा O2 माइनस का होगा, फिर किसका होगा O2 का होगा, फिर किसका होगा O2 प्लस का होगा, और फिर क्या होगा O2 2 प्लस का। ये जो हमने अरेंजमेंट किया है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर किया है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है यहाँ से। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। और आपको मालूम है कि मैंने बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन में बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप एमओ डायग्राम O2 प्लस इसका बनाना है बच्चों। ठीक है, मेन आपको फोकस करना है O2 का, और O2 माइनस जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाइएगा, और वैसे वैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन घटाते चले जाइएगा, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घटाना शुरू करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बढ़ जाएगा। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये ऑक्सीजन का बनाया हुआ, और इसी तरह का डायग्राम फ्लोरीन का भी बनेगा। ठीक है, तो मैं फ्लोरीन का बॉन्ड ना डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फ्लोरीन का आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो फ्लोरीन का क्या होगा 2p5 दोनों तरफ होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। बेसिकली ये वही केस हो जाएगा O2 2 माइनस वाला केस, जो डायग्राम बनेगा वही आपका F2 का डायग्राम बन जाएगा। उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हकीकत में जो एमओ डायग्राम हम लोग बनाते हैं बच्चों, वो पी का जो डायग्राम बनाते हैं वो क्या है ऑक्सीजन फ्लोरीन का ये वाला डायग्राम बनाना, और हकीकत में बोरोन कार्बन नाइट्रोजन का भी यही वाला डायग्राम बनाना होता है। ठीक, तो आप बोलेंगे सर ये वाला डायग्राम उसमें कहाँ बनाया था, उसमें तो आपने दोनों पाई वाले ऑर्बिटल को नीचे रखा था। तो इसके पीछे का कहानी कुछ और जो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके पीछे कहानी ये है कि अगर सोचो कि अगर हम बोरोन का डायग्राम, जैसा आपको याद होगा बोरोन में क्या हुआ था कि पाई वाले ऑर्बिटल्स को, नीचे वाले पाई ऑर्बिटल्स को उस पीजेड वाले डब्बे से बाहर बनाया था। तो ऐसा इसलिए किया था
क्योंकि अगर हम मान लो बोरोन का डायग्राम अगर मैं ऑक्सीजन वाले स्टाइल में बना दूं, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ, अगर बोरोन का डायग्राम ऑक्सीजन वाले स्टाइल में बना दूं तो आपको फ़र्क दिख जाएगा और टेक्निकल बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बोरोन का डायग्राम ऑक्सीजन वाले स्टाइल में बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बोरोन क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 और 2p1 होता है ना बच्चों। दूसरा बोरोन भी क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p1 होगा। तो आपको मालूम है ना 1s का डायग्राम तो हम है ना बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं। अब मैं आपको बोरोन का डायग्राम जो है ऑक्सीजन वाले डायग्राम से क्या कर रहा हूँ, मैच करके बना रहा हूँ, यानी जो ऑक्सीजन का डायग्राम बना है वही। तो इसमें क्या लेंगे, pz को बाहर ले लेंगे, py और px को अंदर ले लेंगे। तो अब मैं बोरोन का डायग्राम किसके स्टाइल में बना रहा हूँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले स्टाइल में बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको बात। अगर मैं बोरोन का डायग्राम ऑक्सीजन वाले स्टाइल में बना दूं, तो क्योंकि भी मैंने बताया था कि हकीकत में जो डायग्राम है बोरोन का ऐसे ही बनता है, लेकिन इसको हम बनाते नहीं है। बनाते कैसे हैं, तो दोनों पाई को नीचे ले लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ से आ गया एक यहाँ से आ गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर देंगे। ये होगा सिग्मा 2pz, ये होगा पाई 2px, ये होगा पाई 2py, ये क्या होगा बच्चों, पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला डायग्राम अगर हम बना के देखेंगे तो बोरोन में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया है, पेयर्ड हो गया, नहीं देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। अब वहाँ पर क्या था, ये दोनों पाई नीचे था, यानी सिग्मा 2pz के नीचे था, तो पैरेलल एनर्जी लेवल था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम अनपेयर्ड करके भर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं भर दिया, क्योंकि यहाँ वाला ऑर्बिटल नीचे एनर्जी लेवल वाला। अगर सोचो कि बोरोन का डायग्राम अगर हम कार्बन के स्टाइल में बना देंगे बच्चों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि बोरोन हकीकत में क्या होता है बच्चों, बोरोन हकीकत में डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर हम इस डायग्राम से देखें तो बोरोन क्या साबित हो रहा है, डायमैग्नेटिक साबित हो रहा है। देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, तो अब सवाल ये आता है कि सर फिर है ना वो पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया। तो इस बात का जवाब जो है हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपको है ना मैं बता देता हूँ। ये इसका जवाब ये है कि बोरोन हकीकत में यही वाले डायग्राम से दिखाया जाता था, लेकिन होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल को हम लोग टेक्निकली या जब एक्सपेरिमेंटली है ना बोरोन को चेक करते हैं, तो पता ये चलता है कि वो पैरामैग्नेटिक है। तो अब पैरामैग्नेटिक होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो फिर ये अनपेयर्ड है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे हो गया। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, इसका जवाब ये है कि यहाँ जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना 2s भी ओवरलैप कर रहा, तो ये 2s और 2s में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे बच्चों, सिग्मा स्टार 2s में। तो ये माना जाता है कि ये जो सिग्मा स्टार 2s और ये 2pz वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। ठीक है, ये माना जाता है, जिसकी वजह से रिपल्सिव इंट्रैक्शन से ये एनर्जी लेवल उठ के ऊपर चला जाता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन से ये एनर्जी लेवल उठ के ऊपर चला जाता है। तो जब ये एनर्जी लेवल ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये उठ के ऊपर जाएगा तो ये तो नीचे ही रह जाएगा ना। सोचो ये इंट्रैक्शन हुआ, रिपल्सिव इंट्रैक्शन हुआ, तो ये एनर्जी लेवल क्या हो गया, उठ के ऊपर चला गया और इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ जाने का मतलब यहाँ पर भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात को समझो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के लिए पी का डायग्राम जो बनाते हैं उसमें पाई को नीचे रखते हैं और सिग्मा 2pz को ऊपर रखते हैं। और हमने कहा था कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन का जो डायग्राम हम इसलिए ऐसा बना लेते हैं क्योंकि बोरोन को हमको पैरामैग्नेटिक साबित करना है और एक्सपेरिमेंटली बोरोन पैरामैग्नेटिक पाया जाता है। तो फिर ये इसका मामला हकीकत में इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ये है कि बोरोन इस फॉर्म में बनता तो है, लेकिन ये सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz के बीच रिपल्शन होता। तो आप बोलेंगे सर रिपल्शन होगा क्यों, तो देखो ये सेकेंड ही ऑर्बिट का 2s है, सेकेंड ही ऑर्बिट का 2p है, यानी सब एनर्जी लेवल्स में गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका रिपल्शन इसके साथ हो जाता है और ये पूरा का पूरा सिग्मा 2pz उठ के पाई से ऊपर चला जाता है और पाई के ऊपर जाने की वजह से ये एनर्जी लेवल ऊपर चला
गया तो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके नीचे पाई ऑर्बिटल्स दोनों मौजूद होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लुढ़क के नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लो हो जाएगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई ऊपर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके एनर्जी लेवल तो ऊपर चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे पैरेलल स्पिन में आ जाता है। ये इसका बेसिस है बच्चों। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, ये तो कंपटीशन में पूछता है कि भाई बताओ कि है ना ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि भाई बोरोन का डायग्राम इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में रिपल्सिव इंट्रैक्शन से ये एनर्जी लेवल उठ के ऊपर चला जाएगा, एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा यानी सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आने में क्या है ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल सिग्मा 2pz की ऊपर चली जाएगी और पाई लेवल की एनर्जी नीचे रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आकर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी भी यहाँ पे बोरोन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है बच्चों। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों। अब आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपको सीधा सीधा सवाल आएगा, तो ये याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन का जो पी का डायग्राम बनाएगा उसमें दो पाई को नीचे लेना है, और जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डायग्राम बनाएगा तो पाई को उस पीजेड वाले ऑर्बिटल्स के डब्बे के अंदर लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे कैसे सजाया जाता है ये बता दिया मैंने। और बच्चों आपके 11th एग्जाम में O2 O2+ O2 का बॉन्ड ऑर्डर 100% निकालने आता, आउट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके टीचर को यही क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होता है, और वो हमेशा जब भी पूछेंगे तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, ये माइंड में फिट कर लो। और अगर नहीं भी पूछा तो आपको पता तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको एमओ डायग्राम में ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको LCAO पढ़ाने जा रहा हूँ। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बला आ गई, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा, मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि भाई जब 1s से मिलेगा तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक होगा सिग्मा 1s और एक होगा सिग्मा स्टार 1s। तो आपको याद होगा कि सिग्मा 1s की एनर्जी कम थी और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ऊपर चली गई थी। तो मैंने कहा था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें एक की एनर्जी लो होती है, एक की एनर्जी हाई होती है। जिसकी एनर्जी लो होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये LCAO जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे आधारित है। अच्छी तरह से सुन लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोई अलग सी थ्योरी नहीं है, बल्कि उसने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है इसको समझो। वो ये कहता है कि जैसे 1s से मिला है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 1s मिलते हैं तो क्या होता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं बच्चों। तो ये एक की एनर्जी लो हो गई, एक की एनर्जी हाई कैसे हो गई, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल्स बनना है तो हाइड्रोजन के एटम ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1s1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 होता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बच्चों, वेव के फॉर्म में। तो जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन का वेव भी आपस में ओवरलैप करता है। ध्यान से सुनो, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स का वेव ओवरलैप करता है, और इलेक्ट्रॉन का वेव जो है 2 तरह से ओवरलैप कर सकता है। अब ध्यान से सुन लो, इसको कहते हैं साई ए, इसको कहते हैं साई बी। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि हर वेव का फंक्शन होता है। तो जैसे इस हर वाले हाइड्रोजन को ए मान लेते हैं तो इसका जो वेव होगा इलेक्ट्रॉन का वेव, उसका वेव फंक्शन साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके वेव फंक्शन को साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप नहीं करते, बल्कि दोनों ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव भी आपस में ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग ऑफ वेव को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इंटरफेरेंस। ये फिजिक्स में पढ़ना है कि जब भी 2 वेव मिलेगा
तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर वेव जब मिल रहा है, तो जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो वेव भी आपस में ओवरलैप करेंगे। और वेव के ओवरलैप करने का दो तरीका होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों। अब आप बोलेंगे सर ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या चीज़ है, ज़रा बात को समझना। दो वेव जब मिल रहे हैं बच्चों, तो दोनों वेव के मिलने का दो तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है कि दोनों वेव एक दूसरे को सेम फेज में मिले। जैसे मैं आपको यहाँ पर कहना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों कि जैसे इधर से साई ए वेव आ रहा है, यानी हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन का साई वेव आ रहा है, ठीक है, वेव फंक्शन आ रहा है, वेव आ रहा है, और दूसरा जो है दूसरे हाइड्रोजन का साई भी वेव आ रहा है। अब दोनों वेव का ये तो देख रहे हो क्रेस्ट है, ये इसको वेव का क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, ट्रफ्ट कहते हैं। तो जब दोनों वेव सेम फेज में मिले, किस में मिले, सेम फेज में, सेम फेज में मिलने का मतलब होता है कि दोनों वेव एक दूसरे को काटे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ है ना एग्जैक्ट मैच कर जाए, यानी कि इसका क्रेस्ट उसके क्रेस्ट से है ना मैच कर जाए, ओवरलैप कर जाए, और उसका ट्रफ्ट उसके ट्रफ्ट से, यानी इस वेव का जो क्रेस्ट होगा उस वेव के क्रेस्ट से ओवरलैप कर जाए, इस वेव का ट्रफ्ट जो है इस वेव के ट्रफ्ट से ओवरलैप कर जाए। तो जब दोनों, इसको कहते हैं सेम फेज में ओवरलैपिंग, सेम फेज ओवरलैपिंग कहते हैं। तो क्या होगा, जब दो वेव सेम फेज में मिलता है तो दोनों वेव हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना देता है। क्या बना देता है, हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना देता है। अब इसी बात को इमेजिन करो स्ट्रक्चर में एटम के, तो इसका वेव जो दोनों का वेव है, अगर दोनों का वेव अगर मिल रहा है, ठीक है बच्चों, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जा रहा है, कौन सा इंटरफेरेंस में जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव में, तो दोनों वेव क्या हो जाएगा, दोनों वेव मिलके हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना देगा। तो दोनों ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप किए तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, दो न्यूक्लियस के बीच बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाता है तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्या हो जाती है, इन्हांस कर जाती है, रीइंफोर्स कर जाती है। जब भी दो वेव सेम फेज में मिलेगा तो दोनों वेव मिलकर हाई एम्पलीट्यूड का वेव बनाएगा। इसका मतलब दोनों एटम के ओवरलैपिंग में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब दिमाग लगाओ ना, न्यूक्लियस आपस में प्लस चार्ज है तो आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन जब दोनों का वेव अगर सेम फेज में मिल रहा तो इसका जो इंटरफेरेंस है ना सेम फेज में है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन्हांस कर जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आपस में रिपल्शन कम हो जाएगा। क्योंकि सोचो दो न्यूक्लियस सामना सामने आ रहे हैं तो प्लस प्लस चार्ज रिपल्शन करेगा, लेकिन जब दो वेव सेम फेज में मिला तो हाई एम्पलीट्यूड का वेव बना, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इंटेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आपस में रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का रिपल्शन मिनिमम हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्योंकि रिपल्शन जब भी होगा न्यूक्लियस में तो एनर्जी बढ़ती है, रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी घटती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो फेनोमेना हुआ है साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है। इसका मतलब दोनों वेव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गया तो इतने एम्पलीट्यूड से मैग्नीट्यूड वेव का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेव अगर बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पर जो एमओ बनेगा वो बाउंडिंग एमओ बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो सिग्मा 1s बना है जिसकी एनर्जी कम है, ये वो एनर्जी लेवल है जो क्या हो रहा है, वेव के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर जब दो वेव मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों कैसे हो जाएगा। तो मेरे बच्चों क्योंकि वेव का मूवमेंट बहुत हाई होता है तो इसका मतलब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी एट ए टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है। मतलब दोनों वेव सेम फेज में भी मिलता है और अपोजिट फेज में भी मिलता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ जनरेट होती है। जितनी पॉसिबिलिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है उतनी ही पॉसिबिलिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अगर दोनों वेव क्या हो जाए, इस तरह से सुपर इम्पोज करें, दोनों वेव इस तरह से ओवरलैप करें बच्चों कि दोनों वेव का क्रेस्ट और ट्रफ्ट एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। क्रॉस कर जाने का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काटे। यानी कि अगर हम ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ठीक है बच्चों, ये साई ए है बच्चों और ये क्या है, साई बी है,
ठीक है। अब ये दोनों वेव इस तरह से मैच कर रहा, और ये क्या कर रहा है बच्चों, इस तरह से साई ए माइनस साई बी कर रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब क्या होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये एक वेव है साई ए और दूसरा वेव है साई बी। अब ये देखो एक दूसरे को अपोजिट फेज से आ रहा है, तो साई बी, तो ये दोनों वेव मिलेगा तो क्या करेगा, ये वेव एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करता चला जाएगा। क्या कर देगा, क्रॉस करेगा। तो देखो दोनों वेव एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, क्योंकि अपोजिट फेज में है, यानी इसका क्रेस्ट उसके ट्रफ्ट के साथ आ गया, उसका ट्रफ्ट इसके क्रेस्ट के साथ आ गया। तो दोनों वेव जहाँ जहाँ क्रॉस करता है बच्चों, उस जगह को हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, नोड कहते हैं। और जहाँ नोड बनता है वहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड बिकम जीरो। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड इज जीरो। तो अब ज़रा सोचो कि दोनों वेव अगर मिल रहा है और दोनों वेव इस तरह से मिल रहा है कि इसमें दोनों वेव क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। मान लो दो एटम है, इसका वेव एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नोड बन गया ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक वेव एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो जब नोड बनेगा तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील हो जाएगी। अब जरा सोचो तो सही कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, तो अगर प्लस चार्ज हो और दोनों के बीच में नोड बन जाए न्यूक्लियस के बीच में, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है तो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने सामने आ जाता है और इसके बीच ज़बरदस्त रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये सिग्मा स्टार 1s जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से बनता है। इसका मतलब अगर हम साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। माइनस कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, प्लस बोल दिया मैंने। तो क्या होगा, साई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 साई ए साई बी हो जाएगा। यानी कि इतने एम्पलीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिमिनिश कर जाएगा। डिमिनिश कर जाने का मतलब नील हो जाएगा, यानी दोनों वेव एक दूसरे को क्रॉस करेगा, नोड फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही वजह है कि जो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं बच्चों, वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक वेव के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर पूछेगा LCAO क्या है, तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेव के इंटरफेरेंस के मामले को डिस्कस करता है। और इसमें ये बताता है कि जब हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जनरेट होते हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन जाते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग है ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। यही बात आप जाके बुक में जाके पढ़ोगे तो इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा बच्चों। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया बच्चों, तो आप मुझे है ना डायरेक्ट है ना व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट कभी भी किसी भी टाइम में फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इत्मीनान से आप इसको पढ़िए, और कभी भी किसी भी टाइम में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधा कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। खाली 12 बजे रात के बाद मत कॉल करना बेटा, हम भी सोते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने आपको है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दिया। आपको याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम क्या था बच्चों, याद है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड ज़्यादा कैसे बना रहा है। तो इसका जवाब हाइब्रिडाइजेशन के हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ने दिया था। और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जो पॉलिंग ने दिया था। मैं नाम पिछले बार बताना भूल गया था, पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था। दूसरा प्रॉब्लम मैग्नेटिक बिहेवियर गलत प्रेडिक्ट किया था, तो इसका जवाब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ला के दिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है तीसरा एक और प्रॉब्लम था, वो कौन सा प्रॉब्लम था बच्चों, वो था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्यों आता है। आप देखेंगे कई मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ जाता है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे 1.5 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अभी हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर है ना, एक जगह पे 1.5 भी आया था। कई जगह पे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाता है। कई जगह पे ऐसे होते हैं जिसका है ना 1.33 आ जाता है। तो इस बात का जवाब
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास बच्चों नहीं था। इस बात का जवाब देने के लिए कौन आया था बच्चों? इस बात का जवाब देने के लिए रेजोनेंस का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? रेजोनेंस का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया था। और रेजोनेंस का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जब तक के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पूरी तरह क्लियर कर लो। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस आपको मैक्सिमम क्लियर करा दूंगा। और आपके एग्ज़ाम में बच्चों, मैं एग्ज़ाम के लिए बता दूं, आपके एग्ज़ाम में जो मॉलिक्यूल्स 2-3 मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे ओजोन्स का दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ है, और कार्बोनेट का CO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया गया है, वही आपके एग्ज़ाम में आता है, वही आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछेगा ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारा जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।